Good morning, my dear students. How are you all? Today we will do a new chapter of class 6 history NCERT. सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। आप सभी लाइब्रेरी तो गए होंगे, अपने स्कूल की या जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज की लाइब्रेरी गए होंगे। वहाँ आप क्या देखते हैं? बहुत सारी बुक्स है ना, अलग अलग तरह की बुक्स अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई होती हैं लाइब्रेरी में भी, जैसे आप देखते हैं, है ना। अलग अलग टाइप की बुक्स होती हैं, कोई रिलीजन से रिलेटेड होती है, कोई स्टोरी बुक्स होती हैं, कोई सब्जेक्ट बुक्स होती हैं। तो उनमें कुछ नई बुक्स भी आपको मिलेंगी और कुछ ऐसे आपको धार्मिक किताबें मिलेंगी, तो उनमें बहुत सी पुरानी बुक्स भी आपको मिलेंगी। तो क्या आपको पता है सबसे पुरानी बुक्स कौन सी हैं दुनिया की? चलिए हम उनमें से एक बुक के बारे में बात करते हैं, वो है वेदा। जो वेद हैं दुनिया की ओल्डेस्ट बुक्स में से एक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 4, वो यही है, बरियल्स टेल अस। तो ये हम करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन दी वर्ल्ड, ये हेडिंग है इसके बारे में। इसमें लिखा गया है कि 4 तरह के वेद हैं। वेदों की जैसे हमने बात की, वेद जो हैं वो ओल्डेस्ट बुक्स में से आते हैं वर्ल्ड की। तो 4 तरह के वेद हैं, 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है इन चारों वेदों में से, और ये जो वेद हैं ये 3500 ईयर्स एगो कंपोज हुए थे। उस वक्त ये इनकी फॉर्मेशन हुई थी, ये बनाए गए थे। अब जो वेद हैं उनको श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये सुन के और मेमोराइज किए गए थे, यानी इन्हें ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने, भगवान ने वाणी दी थी, सप्त ऋषियों ने इसे सुना था और फिर उन्होंने आगे इसे रिसाइट करके अपने शिष्यों को दिया, बोल के अपने शिष्यों तक पहुंचाया। उन्होंने इनको बिट बाय बिट, वर्ड बाय वर्ड याद किया और फिर आगे से आगे ये इसी तरह से रिसाइट किए गए और ऐसे मेमोराइज किए गए। वेदों के कंपोज होने के बहुत सदियों बाद इन्हें लिखा गया, और प्रिंट जो है ये 200 साल हुए होंगे। 200 साल पहले ये प्रिंट हुए हैं, 200 साल से भी कम समय पहले इन्हें यानी बुक की फॉर्म में इन्हें प्रिंट किया गया। तो जैसे कि जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा में क्या है? इनमें सुक्तियां हैं, इनमें हिम्स हैं, सुक्तियां हैं, जिन्हें वेल सेट भी कहते हैं, यानी बहुत अच्छे से बताई गई हैं। वो मंत्र भी आप कह सकते हैं। और ये हैं देवी और देवताओं के बारे में, अलग अलग देवी और देवताओं के बारे में। पर इसमें 3 इम्पॉर्टेंट गॉड्स की बात की गई है, जो है अग्नि, जो कि हमें पता है गॉड ऑफ फायर है, इंद्रा वॉरियर गॉड, एंड सोमा, ये एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता है। तो इन तीनों देवों के बारे में, देवताओं के बारे में इसमें मेनली स्पेशली बात की गई है। अब बात करते हैं चारों वेदों के बारे में। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। कॉम्पिटिशन्स की जैसे हम तैयारी करते हैं तो इस तरह के भी डीप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं उसमें। अब 4 वेदा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेदा है ये कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, यानी गीतों का संग्रह है। इसमें 1028 यानी 1028 हिम्स हैं, सुक्तियां हैं, मंत्र हैं, और 10,580 वर्सेस हैं, पद्य हैं, यानी वो पोइटिक कंपोजिशन की फॉर्म में वर्सेस हैं 10,580। और ये 10 मंडलाज में डिवाइडेड है ऋग्वेदा, यानी 10 बुक्स में डिवाइडेड है ये। ऋग्वेदा जो है वो चारों वेदों में सबसे पुराना है। अब बात करते हैं यजुर्वेदा की। यजुर्वेदा इज अ बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, यानी कि इसमें जो बलि के टाइम मंत्र बोले जाते थे या जो प्रार्थनाएं थी उनके बारे में ये बुक है, वो सब इसमें दिए गए हैं। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेदा। और इसमें 32 उपनिषद हैं। उपनिषद के बारे में भी है, जैसे हम पढ़ते हैं आगे बुक में पढ़ेंगे। तो इसमें 32 जो उपनिषद हैं वो यजुर्वेदा में है, और ये वर्सेस एंड प्रोज दोनों फॉर्म्स में है, यानी पद्य और गद्य, यानी कि पोइटिक कंपोजिशन भी है इसमें, और प्रोज यानी राइटिंग्स भी हैं, नोट्स भी हैं। जैसे प्रोज का मतलब होता है पीसीज ऑफ राइटिंग, जैसे नॉवेल्स हो गए, स्टोरीज हो गई, तो प्रोज की फॉर्म में भी ये है।
अब बात करेंगे सामवेदा के बारे में। सामवेदा इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द वेदास, ओके, एंड दिस इज अ बुक ऑफ चैंट्स, यानी ये एक बुक है मंत्रों की। इसमें मंत्र दिए गए हैं बहुत तरह के। 1810 वर्सेस हैं इसमें, यानी 1810 इसमें वर्सेस हैं। वर्सेस जो मैं आपको बता चुकी हूँ पोएटिक कंपोजिशंस की फॉर्म में है, और ये सब इसमें ली गई हैं ऋग्वेदा से, और ऋग्वेदा से ली गई हैं एक्सक्लूडिंग 75 वर्सेस को छोड़ के बाकी सब ये ऋग्वेदा से ली गई हैं। और मेनली सामवेदा को जो है म्यूजिक से रिलेट किया जाता है, म्यूजिक से रिलेटेड है। इसमें बहुत सी मेलोडीज दी गई हैं, मेलोडीज की फॉर्म में है ये, और इंडियन म्यूजिक जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वेद है सामवेद। अब हम बात करेंगे अथर्ववेदा की। अथर्ववेद जो है ये 4th और लास्ट वेदा है चारों वेद में से, और कहा जाता है कि बहुत समय तक तो इसे वेदों की कैटेगरी में इंक्लूड भी नहीं किया जाता था, और बाकी वेद जो हैं वो आर्यंस ने लिखे हैं। ऐसा बताया गया है कि बाकी वेद आर्यंस के लिखे हुए हैं, पर ये जो अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा इज कंसिडर्ड अ नॉन आर्यन वर्क, कि ये कहा जाता है कि ये आर्यंस का काम नहीं है, आर्यंस ने इसे कंपोज नहीं किया, ऐसा कहा जाता है। बात करेंगे कि अथर्ववेदा किस चीज़ के बारे में है, तो इट इज़ अ बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूले, यानी इसमें बहुत तरह के मैजिकल मंत्रास दिए गए हैं, चार्म्स एंड स्पेल्स दिए गए हैं इसमें बहुत तरह के, टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस, यानी बुरी आत्माओं को या बुरी चीज़ों को दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए इसमें मंत्रास दिए गए हैं। आप कह सकते हैं एक मैजिक बुक है, या इसमें मैजिक से रिलेटेड जो मंत्रास हैं, जो चीज़ें हैं, अगर हम आम भाषा में बोलें तो जादू टोना कह सकते हैं एक तरह से, कि उस तरह की मंत्रास और चीज़ें इसमें अथर्ववेदा में दी गई हैं। और ये 20 खंडाज में डिवाइडेड है, 20 बुक्स में डिवाइडेड है अथर्ववेदा, और 711 हिम्स हैं, सुक्तियाँ हैं इसमें, और 5987 मंत्रास का कलेक्शन है अथर्ववेदा। तो ये थे चारों वेदों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम फिर से लौटते हैं हमारे बुक की तरफ। तो इसमें बताया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऋषियों ने लिखे वेद, और आगे ये रिसाइट और मेमोराइज किए गए बिट बाय बिट, ईच सिलेबल, ईच वर्ड, ईच सेंटेंस मेमोराइज किया गया इसका एक एक धीरे धीरे। और इसमें ज़्यादातर जो सुक्तियाँ हैं वो सिखाई गई या लर्न की गई पुरुषों के द्वारा। इसमें कुछ ऐसी सुक्तियाँ भी हैं जो महिलाओं ने भी लिखी हैं, जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे, जिनमें से एक नाम है लोपामुद्रा, जो अगस्त्य ऋषि थे, उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। वो उन ब्रह्मवादिनियों में से एक थी जिन्होंने ऋग्वेदा या जो ये वेद हैं इनमें सुक्तियाँ लिखी, मतलब सुक्तियाँ कंपोज की, जिन्होंने इन वेदों में सुक्तियों को कंपोज किया। और ये वेद जो हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत आज की जो संस्कृत है उससे डिफरेंट है, उससे अलग है। नाउ कम्स द पॉइंट, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब इसमें लैंग्वेज और उनकी फैमिली के बारे में बताया गया। जी हाँ, लैंग्वेज की भी फैमिली है। अलग अलग जो लैंग्वेज हैं वर्ल्ड में, उनकी अलग लैंग्वेज फैमिलीज हैं। लैंग्वेज फैमिलीज का मतलब है कि वो लैंग्वेजेस अपनी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज फैमिलीज हैं उनमें से आई हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं। उनके जो वर्ड्स हैं या जो प्रोनाउंस करते हैं वो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, तो वो एक फैमिली हो गई इस तरह से। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में, अलग अलग तरह की लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में इसमें बताया गया है। संस्कृत जो है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है, और कई इंडियन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। ये लैंग्वेजेस भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आती हैं। एशियन लैंग्वेजेस जैसे कि पर्शियन और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस
जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली में आती हैं। इनके जो वर्ड्स हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि मातृ कहेंगे संस्कृत में, और हिंदी में माँ, इंग्लिश में मदर। तो जो माँ या म वर्ड है वो सेम है, ये सेम प्रोनाउंसिएशन इनकी एक जैसी है, इसलिए ये एक लैंग्वेज फैमिली से आती हैं। दूसरी जो लैंग्वेज फैमिलीज हैं इसमें, उनमें है तिब्बत बर्मन फैमिली। तो तिब्बतो बर्मन फैमिली में नॉर्थ ईस्ट की जितनी लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं। द्रविडियन फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो द्रविडियन फैमिली में आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, झारखंड और जो सेंट्रल इंडिया के जो पार्ट्स हैं वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में आती हैं। तो ये थी लैंग्वेज फैमिली की बात। अब बात करते हैं हाउ हिस्टोरियंस स्टडी दी ऋग्वेदा। ऋग्वेदा को हिस्टोरियंस ने कैसे स्टडी किया। तो जैसे कि हमें पता है कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, उनका काम होता है एक्सकवेशंस करना, एविडेंसेस फाइंड करना, फिर उनको एविडेंसेस के बारे में थॉरोली रिसर्च करना। पर उनका एक काम और भी होता है कि जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं या जैसे जो लैंग्वेजेस मिली हैं, जैसे कि शिलालेखों पे लिखी हुई चीज़ें मिली हैं या केव्स में चीज़ें मिली हैं, जो भी स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो वेदा हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से पढ़ा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने वेदों के बारे में भी गहन अध्ययन किया, तो उन्हें ये चीज़ें उन्होंने फाइंड की कि ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हिम्स में लिखे गए हैं, सुक्तियों में लिखे गए हैं। इनमें डायलॉग फॉर्म में जो सुक्तियाँ हैं वो डायलॉग फॉर्म में हैं। जैसे कि इसमें आगे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, विश्वामित्रा एंड द रिवर्स। विश्वामित्र और दो नदियों ब्यास और सतलुज का जो डायलॉग है वो भी इसमें दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि आप पेज 37 पे देख सकते हैं बॉक्स में, कि विश्वामित्रा नदियों को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें नदी पार करनी है, तो वो उन्हें बोल रहे हैं कि वो इतना ऊपर पानी ना उठे उनका कि वो लोग उसे पार ना कर पाए नदी को, नदी का पानी इतना रहे कि वो उसे इजीली क्रॉस कर सकें। तो वो नदियां भी उन्हें प्रेयर कर रहे हैं एक तरह से, तो वो नदियां भी उन्हें ब्लेस करती हैं कि ठीक है, पानी का लेवल इतना रहेगा या आप इस तरह से आप आराम से नदी क्रॉस कर लेंगे, तो आपको परमिशन है कि आप आराम से नदी क्रॉस कर लें और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह की मैंने आपको एक बहुत ही नॉर्मल आम भाषा में आपको ये बात बताई है। मेन जो डायलॉग है वर्ड टू वर्ड वो इसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब आप ऊपर देखेंगे इस पेज पे एक पिक्चर भी दी गई है। तो ये है ऋग्वेदा जो मिले हैं, जो राइटिंग फॉर्म में जब इन्हें लिखा गया था। जैसे कि हमें पता है पहले ताम्र पत्र पे या बार्च ऑफ ट्री पे, यानी पेड़ की छालों पे लिखी जाती थी स्क्रिप्ट्स, जो थी राइटिंग्स थी। तो ये एक पेज मिला है ऋग्वेदा की मैन्युस्क्रिप्ट से, और ये बिर्च बाग पे लिखी गई है, यानी पेड़ की छाल पे लिखी गई है, और ये कश्मीर में मिली है। अबाउट 150 ईयर्स एगो इस मैन्युस्क्रिप्ट का जो ये पेज है इसको यूज़ किया गया ऋग्वेदा को जो प्रिंट किया गया, तो उस टेक्स्ट के लिए, जो कि ऋग्वेदा जो है इंग्लिश में भी प्रिंट किया गया था। इसे मैन्युस्क्रिप्ट का जो ये पेज है इसे करंटली पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व करके रखा गया है। नाउ कम्स द पॉइंट कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। यानी ऋग्वेदा में ज़्यादातर कैटल्स के बारे में, हॉर्सेस के बारे में और चैरियट्स यानी रथों के बारे में बात की गई है। बच्चों के बारे में भी बात की गई है, स्पेशली सन्स के बारे में, पुत्रों के बारे में इसमें ज़्यादा प्रेयर्स दी गई हैं, सुक्तियाँ दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि जो हॉर्सेस थे उन्हें रथों के साथ जोड़ा जाता था, या जो रथ थे घोड़ों वाले वो इस्तेमाल होते थे ज़्यादातर बैटल्स में। अब बैटल्स किस तरह की बैटल्स होती थी, तो बैटल्स भी इसमें बहुत तरह की होती थी, यानी बहुत रीजंस से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उनके बारे में भी इसमें
ऋग्वेदा में एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है। सम अप करके बता रही हूँ कि बैटल्स जो इसमें पॉइंट दिया गया उसमें कितनी प्रकार की बैटल्स बताई गई हैं। बैटल्स जो थी, युद्ध जो थे, बैटल्स का यहाँ मतलब है छोटे छोटे युद्ध, ठीक है। बहुत बड़े युद्ध के लिए वॉर शब्द जो है, वॉर वर्ड यूज किया जाता है, बैटल वर्ड यूज किया जाता है छोटे छोटे युद्धों के लिए। तो ये युद्ध लड़े गए थे, कभी पशुओं के लिए यानी कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, कभी लोगों को कैप्चर करने के लिए। कुछ बैटल्स लड़ी जाती थी जमीनों के लिए, लैंड के लिए, जो पॉस्चर लैंड थी जो कैटल्स के लिए यूज होती थी, उसके लिए यूज में जो फर्टाइल लैंड्स थी उनके लिए युद्ध किए जाते थे, पानी के लिए युद्ध किए जाते थे। तो इन सब अलग अलग तरह के छोटे छोटे जो बैटल्स होती हैं, तो इन सब अलग अलग तरह की बैटल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। अब इसमें बताया गया कि कुछ जो धन था, जब ये बैटल्स लड़ी जाती थी तो इनसे फायदा होता था, जैसे धन भी मिलता था कई तरह के युद्धों में। तो जो धन मिलता था उसे जो लीडर्स थे वो रख लेते थे, जो नेता थे जो नेतृत्व करते थे उस युद्ध का, वो रख लेते थे। कुछ हिस्सा उसका प्राइस्ट को दे दिया जाता था, पंडितों को दे दिया जाता था, और बाकी का जो हिस्सा बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ जो धन था वो यज्ञ के लिए, यानी जब यज्ञ करते थे वो बलियां देते थे, बड़े लेवल पे जब यज्ञ और बलियां की जाती थी उसके लिए भी कुछ हिस्सा रखा जाता था। ऑफरिंग्स दी जाती थी इन यज्ञों में, बलियों में गॉड और गॉडेसेस को। इन ऑफरिंग्स में कई चीज़ें दी जाती थी, जैसे कि घी की आहुति दी जाती थी, अन्न की आहुति दी जाती थी, और कई केसेस में तो एनिमल्स की भी दी जाती थी, यानी एनिमल्स की बलि दी जाती थी। और ज़्यादातर ये जो युद्ध थे, वॉर्स थे, उनमें पुरुष ही हिस्सा लेते थे। और कोई रेगुलर आर्मी, जैसे अब हम इन बैटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ बैटल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर राजा था, ऐसा कोई पर्टिकुलर राजा नहीं था। ऋग्वेदा में जो एक्सप्लेन किया गया है, जिस समय की ऋग्वेदों में बात की गई, उस समय कोई ऐसे पर्टिकुलर राजा नहीं थे और कोई फिक्स आर्मी नहीं होती थी। लोग मिलते थे, डिस्कस करते थे वॉर्स को या पीस को, और वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब बात हो रही है कि ऋग्वेदा में किस तरह के लोगों के बारे में बात की गई। बहुत तरह से लोगों को डिस्क्राइब किया गया है इसमें ऋग्वेदा में। जैसे उनके काम के हिसाब से उनका डिवीजन किया गया है, लैंग्वेज वो किस तरह की बोलते हैं उसी बेसिस पे उनके बारे में बताया गया है। वो किस जगह को बिलोंग करते हैं, कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनकी जो कम्युनिटी है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उन सब के हिसाब से लोगों के बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कुछ वर्ड्स जो हैं, शब्द जो हैं, वो यूज किए गए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए ऋग्वेदा में बारे में बताया गया है। ये बताया गया है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, उनके काम के हिसाब से इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्राइस्ट्स, यानी जो ब्राह्मण थे उस वक्त के, उनके बारे में। और वो ब्राह्मण क्या करते थे, वो जैसे कि हमें पता है रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये सब ब्राह्मण्स करते थे। और दूसरे हैं राजाज। राजाज का मतलब यहाँ पे वो राजाज नहीं है जो कि हम आगे महाजनपदा में या आगे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पर्टिकुलर राजा नहीं है। राजा में इसका मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्किलफुल लोग थे, जो नेतृत्व करते थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ना तो इन राजाओं की कोई ऐसी राजधानी होती थी, ना कोई ऐसी पर्टिकुलर आर्मी होती थी, ना कोई ऐसे कोई ये महल में रहते थे। बस ये ऑर्डिनरी लोगों में से ही होते थे, पर जो ज़्यादा ब्रेव या स्किलफुल होते थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे, आप कह सकते हैं कि जैसे गांव में मुखिया होते हैं ना, उस तरह से उस वक्त जो एक मुखिया होता था उसको वो राजा कहते थे, या राजा की तरह वो मैनेज करता था चीज़ों को। दूसरा जो इसमें लोगों को डिस्क्राइब किया गया है वो कम्युनिटी के हिसाब से किया गया है। तो पहला शब्द जो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है जना, और जो कि अब भी हिंदी में यूज होता है, हिंदी लैंग्वेज में जना शब्द। और दूसरा शब्द है विश। विश
शब्द से ही वैश्य शब्द निकल के आया है, तो दूसरा विश शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। यानी कि इसमें जो हम बात कर रहे थे जैसे कि डायलॉग फॉर्म में दिया गया है, तो ऐसे जना, विश, इस तरह के नामों से उन्हें उसमें पुकारा गया है। अब इसमें बताया गया है कि कई बार इसमें जो लोग जिन्होंने वेदास को, हिम्स को, इनको सुक्तियों को वेदों में जो कंपोज किया है, वो अपने आप को आर्यास बुलाते हैं, इसमें आर्य कह के पुकारते हैं। और जो उनके ओपोनेंट्स हैं या विरोधी हैं उन्हें दस्यूज, दस्यूज का मतलब दास, तो उन्हें दस्यूज कह के पुकारते हैं। ये वो लोग होते थे दस्यूज जो ना तो पूजा पाठ में हिस्सा लेते थे, यानी ना तो सेक्रीफाइसेस में या यज्ञ में हिस्सा लेते थे, और इनकी जो लैंग्वेज होती थी वो भी इनसे आर्यास से अलग होती थी। और ये जो दास या दासी होते थे, इन्हें लोग, जो बड़े लोग थे, जो कि हम जिन्हें आर्यास कहेंगे, वो इन्हें प्रॉपर्टी की तरह यूज करते थे, जो इनके ऑनर्स थे, और उनसे वो बहुत तरह के काम लेते थे, मतलब वो उनको कोई भी काम दे सकते थे, छोटा बड़ा किसी भी तरह का। अब इसमें बताया गया कि जो ऋग्वेदा है उसको कंपोज किया गया था नॉर्थ वेस्ट, जो सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है कि उस वक्त में, पुराने ज़माने के, यहाँ एंशियंट टाइम की जब बात हो रही है, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, ये जो इंडिया के आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है, और इंडिया का जो एरिया है, इस पूरे एरिया को सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। सब कॉन्टिनेंट कह के बुलाया जाता है, हिस्ट्री में हम कहते हैं। तो जो ऋग्वेद थे वो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ कंपोज हुए थे, उनकी फॉर्मेशन वहाँ हुई थी, और बाद में दूसरे पार्ट्स में इनकी डेवलपमेंट्स हुई थी, यानी ये लिखे गए थे। या और टुडे चैप्टर 4 को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये पार्ट बुक्स के बारे में था, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, तो ये पार्ट बुक्स के बारे में था। आई होप आपको समझ आया हो, आपको हेल्प मिले इससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much.